everyone. Welcome to part 2 of individual differences. अभी तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने समझा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं या इनके डायमेंशंस क्या क्या हैं और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे कि इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं। जितना ज़रूरी वो है उतना ही ज़रूरी ये समझना है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, क्योंकि आपका 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर पूछता है। तो ये मान के चलिए 16 में से 8 नंबर की आपकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होती कौन कौन सी हैं, आपको साथ के साथ वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी जिससे वीडियो के साथ साथ आपको इम्प्लीकेशंस जो है 8 से 10 इम्प्लीकेशंस याद हो जाएंगी। जी हाँ, याद हो जाएंगी, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इस शब्द का क्या मतलब है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या। देखो, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किसी भी चीज़ की अगर हमें देखनी है ना तो मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपनी टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी एजुकेशन को, अपनी टीचिंग को जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़कर। ठीक है, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जब हमें ये पता चला कि हमारी क्लास में बैठा हर बच्चा अलग है तो हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाएं अपनी क्लास में कि हमारी एजुकेशन, हमारी टीचिंग और भी इफेक्टिव हो। ठीक है, हमें बतानी है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब हमें इम्प्रूव क्या करनी है अपनी टीचिंग। देखिए, हर एक टीचर से थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है, सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी फॉर द फ्यू मिनट्स। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे किसको इम्प्रूव करना है, हमें अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना है। टीचिंग मतलब क्या। टीचिंग देखिए ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, त्रिध्रुवीय, तीन ध्रुवों पे टिका है कि एक टीचर है वो अपने करिकुलम, अपने सिलेबस के द्वारा अपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब हमें अपनी टीचिंग इम्प्रूव करनी है तो हमें इन तीनों चीज़ों को ही तो इम्प्रूव करना होगा। हम करिकुलम को इम्प्रूव करेंगे, हम टीचर की टेक्निक स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करेंगे, हम स्टूडेंट्स में जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो करेंगे। और यही इसी चीज़ से आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि हाँ करिकुलम है, अब करिकुलम को चेंज या फिर करिकुलम को चूज कैसे करना है, उसके 3-4 पॉइंट्स देखने हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब हर एक स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ जाए। ये नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लास के एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों को समझ में आ ही नहीं रहा। तो पहला पॉइंट करिकुलम का हो गया, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। और 2 गोल्डन टिप्स आपको मैं दूंगी जिसमें से सबसे पहला है कि आपको एग्जाम में पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही पॉइंट्स बना बना के उनको अच्छे से अंडरलाइन करके और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज करिकुलम शुड बी एज अप्रोप्रिएट, कि आप 6th क्लास के बच्चे को 8th क्लास का नहीं पढ़ा सकते। ये करिकुलम एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। करिकुलम यानी आपका सिलेबस, अभी के लिए जितना हम समझे। वैसे करिकुलम एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, सिलेबस भी, लिस्ट, हॉलीडेज, ये वो सब कुछ आ जाता है। लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे हमारे सिलेबस में क्या होने चाहिए, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि हर एक एप्टीट्यूड वाला बच्चा पढ़ाई को इंजॉय करे। फॉर एग्जाम्पल इट शुड इंक्लूड मैथ, साइंस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, हर एक चीज़ को इंक्लूड करें। हमें अपनी एजुकेशन को कैसा रखना है, वोकेशन लिंक्ड एजुकेशन। वोकेशन मतलब जो कुछ व्यावसायिक शिक्षा जिसको बोलते, जो बच्चों को कुछ सेल्फ रिलायंट बनाए, कोई स्किल सिखाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें रखनी है। ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सिर्फ रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। होप आपको 5-6 पॉइंट याद हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे टीचर से रिलेटेड, कि जो टीचर है वो अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को इम्प्रूव कर ले तो हमारी जो है एजुकेशन, अपने हमारी टीचिंग और अच्छी हो जाएगी। और यही बताना है हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में। तो सबसे पहले टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज की, जो स्ट्रेटजीज टीचर यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए, सिर्फ ये ना कि बैठ के किताबी ज्ञान दे रहा है, वो प्लेवे मेथड के थ्रू बच्चों को फील्ड विजिट्स कराए, लैब्स में लेके जाए
और अपने मेथड को, अपनी स्ट्रैटेजीज को जितना इंटरेस्टिंग बना सकता है उतना इंटरेस्टिंग उसको बनाना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को, हर एक लेवल के बच्चे को क्लास में समझ में आए। देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें 6-7 क्लास के बच्चों को अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हमें मैप्स का, ग्लोब का, फिजिकल ग्लोब का क्लास में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि स्टडीज़ और इंटरेस्टिंग होगी और हमारी टीचिंग और इफेक्टिव होगी। प्लस प्यूपिल टीचर रेशियो, ये मतलब क्या कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो मैक्सिमम 25 से 30 बच्चों को ही वो पढ़ाए एक क्लास में, जिससे कि और अच्छे से बच्चों को समझ में आए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी टीचिंग और इफेक्टिव हो। देखिए, क्लास में स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये कई बार होता है कि वीक बच्चे पीछे बैठ जाते हैं। आपको एग्जाम में भी एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है कि वीक बच्चों को पीछे ना बिठा के आगे बिठाया जाए, ताकि टीचर के फोकस में वो रहे। उनकी रोटेशन करवाई जा सकती है ताकि हर एक बच्चे पे इक्वल फोकस रहे टीचर का। जिन बच्चों की आंखें कमजोर हैं उन बच्चों को क्लास में आगे बिठाया जाना चाहिए। ये हो गई आपकी सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की हम क्लास में ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे? 2-3 तरीके से हो सकती है। होमोजीनियस यानी कि एक जैसे बच्चे एक साथ बिठा दिए कि भाई जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको एक साथ बिठा दिया, और जिन बच्चे जो थोड़े एवरेज हैं उनको अलग से बिठा के उनकी रेमेडियल क्लासेस और उनको दोबारा समझाया जा रहा है। ठीक है। या फिर हम मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कैसे कर सकते हैं? कैसे कि जैसे एक बच्चा इंटेलिजेंट, एक बच्चा बिलो एवरेज बिठा दिया और सब बच्चों को समझा के वो आपस में डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे की रिवीजन भी हो जाएगी और एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को भी समझ में आसानी से आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही है और अच्छे से याद भी हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको बताना है कि कैसा लग रहा है, तो यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आगे देखते हैं, 2 और पॉइंट्स हैं कि भाई एक तो हमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEC, एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जो हर एक बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, मतलब जैसे कोई किसी टाइप का बच्चा है, इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा है तो उसके लिए उस टाइप का स्टडी प्लान, कोई एवरेज बच्चा है तो उसके लिए उस टाइप का स्टडी प्लान। ऐसा हमें एजुकेशन प्लान और होमवर्क भी उसी चीज़ के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए अपना। ठीक है। फिर हमने होमवर्क दे दिया तो हमें असेसमेंट भी करना है बच्चे का। बच्चों का अच्छे से असेसमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। फिर हमने असेसमेंट भी कर ली। असेसमेंट के बाद भी जब हमें पता चल रहा है कि हाँ ये हमारी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, या बच्चों को कुछ गाइड करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, तो हमें वो चीज़ भी करनी आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक टिप मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दी थी कि आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको पूरा आंसर पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। दूसरी गोल्डन टिप है कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 जो है फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख के और फिर उसकी ऐसे नीचे 10-12 ऐसे एरोज डाल के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिख के फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करिएगा। आपकी शीट्स भी भरेगी, पेपर अट्रैक्टिव भी लगेगा। एंड आई रियली होप फ्रेंड्स दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सो यू गाइस आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।